अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक्स। एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द अदर वन इज द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। Before starting our actual topic, that is resting membrane potential and active membrane potential, पहले हमें पता होना चाहिए nerve impulse क्या होती है। It is a wave of electrochemical changes which travels along the length of neuron. एक wave है electrochemical changes की जो travel करती है पूरी length of neuron के along. Electrochemical is used for electric potential, which is also known as the membrane potential. ये जो टर्म यूज हो रही है ना इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेसिकली डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रही है, जिसका दूसरा नाम है मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इट कैन आइदर बी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी हो सकता है और ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी हो सकता है. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को. आरएमपी. आरएमपी में क्या होता है? न्यूरॉन इज इन द रेस्ट स्टेट, न्यूरॉन रेस्ट की स्टेट में होता है. इट इज नॉट स्टिमुलेटेड एंड इज देयर फॉर इन द नॉन कंडक्टिंग स्टेट. ना ही स्टिमुलेट हुआ होता है, इसीलिए कुछ भी कंडक्ट नहीं करता, तो हम कहते हैं इट इज अ नॉन कंडक्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन. आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव, इनसाइड इज नेगेटिव. अगर हम चार्जेस की बात करें ना तो मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा और इनसाइड नेगेटिव चार्ज होगा. न्यूरॉन इज इन द पोलराइज स्टेट, इसको हम पोलराइज फॉर्म भी बोलते हैं या पोलराइज स्टेट भी बोलते हैं न्यूरॉन की. इट मीन्स देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस ऑन द टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन. पोलराइज्ड बोल रहे हैं तो इससे ये मतलब है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आयंस की मेम्ब्रेन की दोनों तरफ. The value of resting membrane potential is minus 70 millivolt. This value is again very important for MCQs and it is repetitively asked in MCQs. अब हम वो फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं जिनकी वजह से आरएमपी एस्टेब्लिश करेगा. तो नंबर वन फैक्टर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव आयंस. नंबर टू इज द नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस एंड नंबर थ्री इज द लीकेज ऑफ पोटेशियम पॉजिटिव आयंस. आरएमपी की अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है -70 मिली वोल्ट. ये -70 के आगे एक लाइन लगी हुई है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. किसी भी चीज़ की एक्टिवेशन नहीं है, न्यूरॉन बिल्कुल रेस्ट की स्टेट में है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है और पोलराइज स्टेट में है. फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए पहला फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव आयंस. द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम पॉजिटिव is 30 times greater in the field outside the cell as compared to Na positive, whose concentration is 10 times greater in the fluid outside the cell. पोटेशियम पॉजिटिव इनसाइड ज्यादा है, सोडियम पॉजिटिव आउटसाइड ज्यादा है. कितने टाइम्स आउटसाइड ज्यादा है? 10 टाइम्स ग्रेटर है आउटसाइड और पोटेशियम पॉजिटिव 30 टाइम्स ग्रेटर है इन द इनसाइड. Both ions move continuously against their concentration gradients through the sodium-potassium pumps. दोनों ions against move कर रहे हैं concentration gradient के. किसकी मदद से? Sodium-potassium pump की मदद से. For every 2 K positive ions that move inwards, 3 Na positive ions move outwards. हमने कहा कि against concentration gradient move कर रहे हैं, तो हमारे पास पोटेशियम अंदर ज्यादा है, लेकिन पोटेशियम still continues to move inwards through the sodium-potassium pump. This means two potassium ions move कर रहे हैं inwards और 3 sodium ions move करेंगे outwards. Next is the negative organic ions. नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस में ये होता है कि जो न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जिनका ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है. इसकी एग्जांपल्स में अमाइनो एसिड्स हैं, मेनी प्रोटीन्स हैं एंड आरएनए है. Presence of these ions makes the inside more negative as compared to the outside. इनकी presence की वजह से inside जो होती है it becomes more negative as compared to the outside. The last factor is the leakage of K positive ions. The cell membrane is more permeable for potassium ions as compared to the rest of the ions. Potassium ions के लिए ज़्यादा permeable है. अगर आपसे पूछा जाए तो 100 times ज़्यादा permeable है potassium ions के लिए cell membrane. This permeability allows the leakage of potassium ions through the cell membrane. इस permeability की वजह से potassium ions जो है ना easily leak कर सकते हैं इस membrane की वजह से. This makes the inside more negative as compared to the outside. जब potassium ions outside move करते रहेंगे तो outside positive हो जाएगा, eventually inside ज़्यादा negative हो जाएगा. The second state
is the active membrane potential. Active membrane potential तब होती है जब न्यूरॉन स्टिमुलेटेड होता है, एक्टिवेटेड स्टेट में होता है. The outside is more negative as compared to inside. Inside positive होगा, outside negative होगा. It is called as the depolarized state. इसको depolarized state भी बोलते हैं, RMP को polarized state बोलते थे. The value of active membrane potential is plus 50 millivolt और इसकी वैल्यू क्या है? plus 50 है. RMP की थी minus 70 millivolt. Now we are going to see a diagram to understand the active membrane potential. ये आप देख सकते हैं एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर मेम्ब्रेन्स पॉइंट आउट की हुई हैं. अगर हम इसको वोल्ट मीटर पे देखें ना तो वो हमें दिखा रहा है कि -50 से जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो वहाँ से राइज करना शुरू हुआ है, ग्राफ 0 तक गया है और 0 से +50 की तरफ गया है. +50 पे ये वाला जो पूरा इंक्लाइन है ना ग्राफ का, ये शो कर रहा है डीपोलराइजेशन. -50 से भी नीचे है, यानी कि -70 से स्टार्ट हो रहा है. -70 से लेके 50 तक की जो इंक्लाइन है, दिस शोज डीपोलराइजेशन, एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ द न्यूरॉन और द स्टेट इन विच द न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड. अब हम देख लेते हैं कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल शुरू कैसे होता है. द नर्व इम्पल्स इज स्टिमुलेटेड बाय एन एक्सटर्नल स्टिमुलस कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. नर्व इम्पल्स जिस स्टिमुलस से स्टिमुलेट होती है ना उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. यानी ये मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस है जो रिक्वायर्ड है नर्व इम्पल्स को स्टिमुलेट करने के लिए. If the stimulus is not able to excite the neuron and initiate a nerve impulse, it is called a subthreshold stimulus. इससे जो नीचे का स्टिमुलस होगा ना वो होगा सबथ्रेशोल्ड स्टिमुलस. सबथ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है कि स्टिमुलस आ तो रहा है लेकिन it is not able to excite the neuron, neither it is able to initiate a nerve impulse. Next is the influx of sodium positive ions. The passage of nerve impulse is related to the increased permeability of sodium ions to move inwards, upsetting the potential momentarily. क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स का पैसेज है ना वो इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम से भी रिलेटेड है कि सोडियम इनवर्ड्स मूव करना शुरू हो जाएगी और जो पोटेंशियल है ना, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको मोमेंटरीली डिस्टर्ब कर लेगी. मोमेंटरीली का क्या मतलब है? एक मोमेंट के लिए डिस्टर्ब कर रही है. This happens due to the opening of sodium gates. ये sodium gates की opening की वजह से होता है. Sodium rushes inwards and potassium moves outside. Sodium inward move करना शुरू हो जाएगा और potassium outside move करना शुरू हो जाएगी. और ये दोनों movements against हो रही हैं normal movements के. वैसे sodium ने हमारे पास outside rush करना होता है और potassium ने inwards rush करना होता है. Potential changes from -70 millivolt to 0 and then to +50 millivolt. Potential -70 से 0 की तरफ आता है और फिर +50 की तरफ आता है. ये आपने ग्राफ में देखा था वोल्ट मीटर वाले में. Depolarization lasts for 1 millisecond. कितनी देर के लिए होती है? 1 मिलीसेकेंड के लिए होती है सिर्फ. नेक्स्ट फेज इज repolarization. दोबारा से पोलराइजेशन की तरफ जाना. पहले हुआ polarization, then depolarization, now is depolarization. It is the restoration of resting membrane potential after the wave of depolarization has passed. Restore करना है resting membrane potential को जब depolarization का phase over हो जाएगा. Closure of sodium positive gates and opening of potassium gates, therefore potassium diffuses out of the cells. अब इसमें होगा क्या? सोडियम पॉजिटिव गेट्स का क्लोजर हो रहा है और ओपनिंग हो रही है पोटेशियम गेट्स की, इसीलिए पोटेशियम जो है आउट ऑफ द सेल डिफ्यूज करना शुरू हो जाएगी. Potassium is positively charged. This makes the inside more negative and this is called as depolarization. पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज है. पोटेशियम जब आउटसाइड रश कर रही है, डिफ्यूज कर रही है तो आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा और इसको हम कह रहे हैं रीपोलराइजेशन. कि पोलराइजेशन वाली स्टेट दोबारा से आ गई है. इनवर्ड नेगेटिव चार्ज है, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है. अब हम एक ग्राफ देख लेते हैं ताकि आपको ये पोलराइजेशन से जो डीपोलराइजेशन की ट्रांजिशन है और डीपोलराइजेशन से जो रीपोलराइजेशन की ट्रांजिशन है वो समझ आ जाए. अच्छा, ग्राफ में ये देखें -70 मिलीवोल्ट से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है. ये है हमारा पोलराइजेशन का पीरियड. फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास एक स्टिमुलस. उसने इसको एक्साइट कर दिया है नर्व को और नर्व हमारे पास एक्साइट होकर एक्टिवेटेड स्टेट में चली गई है और ये पूरा इंक्लाइन जो है ना ये शो कर रहा है डीपोलराइजेशन को.
ठीक है। फिर डीपोलराइजेशन के बाद जो पीरियड आ रहा है वो है रीपोलराइजेशन का। डाउनहिल मूवमेंट है रीपोलराइजेशन। डाउनहिल मूवमेंट किधर तक है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक जो मूवमेंट हो रही है कि दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीस्टोर हो जाए। नेक्स्ट फेज इज हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि ओवरशूट है इन द नेगेटिव पोटेंशियल इनसाइड देन द ओरिजिनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो रहा है इनसाइड देन द ओरिजिनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओरिजिनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट था, तो -70 मिलीवोल्ट से भी ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा तो हम कहेंगे दिस इज हाइपरपोलराइजेशन। It is due to the slight delay in closing of all the potassium gates compared with the sodium gates. ये क्यों होता है? Delay in the closure of potassium gates. Potassium gates की closure में जो delay आता है ना as compared to the sodium gates, उसकी वजह से होता है। Potassium continues to enter the axon and their positive charge restores the normal potential. Potassium जो है ना वो हमारे पास continue करती रहती है axon को enter करना और उनका जो positive charge है वो restore करता है normal potential को। Sodium potassium continues to work to restore the original pump. Sodium potassium pump जो है वो work करना शुरू कर देता है और restore करता है हमारे पास original resting membrane potential को। अब हम रिफ्रैक्टरी पीरियड को डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टरी पीरियड बेसिकली एक रिकवरी का पीरियड है। क्या है ये रिकवरी का पीरियड? एक्शन पोटेंशियल जब पास कर जाती है तो नर्व फाइबर्स अंडरगो अ पीरियड ऑफ रिकवरी in which it regains its original ionic distribution and polarity and prepares itself for the next activation. रिकवरी का पीरियड होता है जब एक्शन पोटेंशियल पास कर जाएगी जिसके अंदर वो अपनी ओरिजिनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन को, अपनी पोलैरिटी को रीगेन करता है और प्रिपेयर कर लेता है अपने आप को नेक्स्ट एक्टिवेशन के लिए। सोडियम पोटेशियम पंप प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। सोडियम पोटेशियम पंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। दिस होल प्रोसेस टेक्स अबाउट 2 to 3 मिली सेकेंड्स। 2 से 3 मिली सेकेंड्स के अंदर ये पूरा रिफ्रैक्टिव पीरियड का प्रोसेस हो जाता है। अब इस सब को समराइज करने के लिए ना हम एक ग्राफ देख लेते हैं, जल्दी से आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी इन सारे पीरियड्स की। अब ये ग्राफ में आप देखें, सबसे पहले हमारे पास -70 मिलीवोल्ट से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है। ये हमारे पास स्टिमुलस आया, एक सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, इससे कुछ भी नहीं होगा। देन देयर इज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से हमारे पास न्यूरॉन एक्टिवेटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्टिवेटेड स्टेट में जाएगा तो इसको हम कह रहे हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। सोडियम आयंस इनवर्ड मूव करेंगे। उसके बाद जब डीपोलराइजेशन हो जाती है उसके बाद जो न्यूरॉन है वो अटेम्प्ट करता है कि वो दोबारा से अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ वापस चला जाए। इस फेज को हम कह रहे हैं डीपोलराइजेशन। पोटेशियम आयंस आउटवर्ड्स मूव करेंगे। जब वो आउटवर्ड मूव करते हैं तो आउटसाइड जो होता है पॉजिटिव हो जाता है और इनसाइड नेगेटिव हो जाता है। लेकिन रीपोलराइजेशन करते करते -70 मिलीवोल्ट तक तो आ गया, लेकिन ये -70 मिलीवोल्ट पर स्टॉप नहीं होता बल्कि कंटिन्यू रहता है और इसको हम कह रहे हैं हाइपरपोलराइजेशन। बहुत ज़्यादा ओवरशूट हो जाता है इन द नेगेटिव पोटेंशियल। नियरली -90 मिलीवोल्ट की वैल्यूज आपकी बुक्स में स्टेटेड है, तो आप -90 मिलीवोल्ट के साथ ही जाएं हाइपरपोलराइजेशन के लिए। हाइपरपोलराइजेशन के बाद एक रिफ्रैक्टरी पीरियड आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास जो न्यूरॉन है वो अपनी ओरिजिनल आयनिक कंसंट्रेशन को, अपनी पोलैरिटी को रीगेन करता है, रेस्टिंग स्टेट में एंटर कर जाता है और अगली जो एक्टिवेटेड स्टेट आती है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है बेसिकली रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर। It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is, during propagation of action potential, there is a partial depolarization and partial hyperpolarization, partial depolarization and partial repolarization, complete depolarization and complete hyperpolarization, and D option is complete repolarization and complete hyperpolarization. सोल्यूशन को अगर डिस्कस करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है बी ऑप्शन, दैट इज पार्शियल डीपोलराइजेशन एंड पार्शियल रीपोलराइजेशन। कंप्लीट डीपोलराइजेशन इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि वर्ड प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल यूज हुआ है। प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो रही है, अभी एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब एक्शन पोटेंशियल की प्रोपगेशन स्टार्ट हुई है, ये प्रोपगेशन हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि पार्शियल डीपोलराइजेशन होगी और पार्शियल रीपोलराइजेशन होगी।
I hope today's lecture was clear. Thank you very much.